हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज भी हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है व्यवसायियों के मध्य, ऑप्शन बी है सरकारी अधिकारियों के मध्य, ऑप्शन सी है सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, और ऑप्शन डी है पाठक और संपादक के मध्य। तो व्यक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? तो व्यक्तिक पत्र सगे संबंधी मित्रों के मध्य लिखा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदि काल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से किसका प्रयोग हमेशा क्या है, बहुवचन में होता है। तो ऑप्शन ए है होठ, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है पानी, और ऑप्शन डी है सोना। तो किसका प्रयोग इसमें से हमेशा क्या है, बहुवचन में किया जाता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, किसका? होठ का प्रयोग हमेशा क्या है, बहुवचन में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कंठ तालव्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ओ, और ऑप्शन डी है ए। तो कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं? तो कंठ तालव्य स्वर होता है हमारा ए और ऐ। ये क्या है? ये कंठ तालव्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ए। ठीक है, ओ और औ, ओ और औ ये कैसा स्वर होता है? तो ये होता है कंठोस्थ। ठीक है, ओ और ओ क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। फिर इसके बाद ओ और आ, ओ और आ क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे कंठ। ये क्या होते हैं? कंठ स्वर होते हैं। और छोटी ई और बड़ी ई क्या होते हैं? छोटी ई और बड़ी ई ये तालव्य होते हैं। ये तालव्य होते हैं। ठीक है, ई और ई का अगर हम उच्चारण करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कहाँ से इनका उच्चारण हो रहा है। तो इनका उच्चारण होगा ई, और ई कहेंगे तो इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? इनका उच्चारण तालु से हो रहा है। तो ये क्या हो गए? तालव्य हो गए। इसी तरह ए और आई का उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो हम बोलते हैं ए ऐ, तो इनका उच्चारण किससे हो रहा है? इनका उच्चारण कंठ और तालु के माध्यम से हो रहा है। तो ये क्या हो गए? कंठ और ये कंठ और तालु के माध्यम से हो रहा है। तो ये क्या हो गया? कंठ तालव्य हो गया। ठीक है, आगे देखें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध कौन लिखा गया है। ठीक है, समीक्षा, इसमें शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन ए है समीक्षा, ऑप्शन बी है सामीक्षा, ऑप्शन सी है समीक्षा, और ऑप्शन डी है सम अच्छा। तो कौन सा इसमें समीक्षा का शुद्ध रूप है? तो इसमें समीक्षा कैसे लिखा जाता है? तो समीक्षा, समीक्षा ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से वर्तनीय रूप से शुद्ध
कौन सा लिखा गया है। तो इसमें सुश्रूषा कौन सा इसमें वर्तनीय शुद्ध होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये क्या है, ये वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, अगला है मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, हमको बताना है कि मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है मातृ प्लस ऋणाम, ऑप्शन बी है मातृ प्लस ऋणाम, ऑप्शन ए है मात प्लस ऋणाम, ऑप्शन बी है मातृ प्लस ऋणाम, और ऑप्शन सी है मात प्लस ऋणाम, और ऑप्शन डी है मातर प्लस ईणाम। तो मातृणाम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा मातृ प्लस ऋणाम। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रति प्लस आघात का संधि रूप हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है प्रत्याघात, ऑप्शन बी है प्रतिआघात, ऑप्शन सी है प्रतिआघात, और ऑप्शन डी है प्रति आघात। तो प्रतिआघात, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, तो ये होगा, अगर हम इसका संधि रूप देखेंगे तो इसका क्या होगा, तो ये होगा प्रत्याघात। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, प्रत्याघात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, धीरे धीरे का समास है। ठीक है, धीरे धीरे में कौन सा समास है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है व्ययभाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय, और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे में हमारा अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, अव्ययीभाव समास होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि वो कौन सा समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाची को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, और ऑप्शन डी है व्ययभाव समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो जिस समासिक शब्द में पहला पद संख्या हो को व्यक्त करने वाला हो वो कौन सा समास होगा, तो वो होगा हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन ए है विवाद, ऑप्शन बी है अनुवाद, ऑप्शन सी है अधिकारी, और ऑप्शन डी है अधिकारी। ये अधिकारी दो बार ऑप्शन में हो गया है। तो अनुपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, यहाँ पे अधिकारी नहीं अविकारी है। तो इसमें अनुपसर्ग किसमें लगा हुआ है, तो इसमें लगा है ऑप्शन नंबर बी में। अनुवाद में क्या लगा है, अनु उपसर्ग लगा है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, हमको बताना है कि किस में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए है अकथ, ऑप्शन बी है अभेद, ऑप्शन सी है अचूक, और ऑप्शन डी है अनुज। तो इसमें किस में अ उपसर्ग नहीं लगा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुज। अनुज में क्या है, अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, इसमें क्या कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है, इसमें अनु उपसर्ग लगा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, हमको बताना है कि लुटेरा में कौन सा मतलब क्या प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी है रा, ऑप्शन सी है आ, और ऑप्शन डी है ईरा। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए
लुटेरा में क्या लगा है? प्रत्यय, तो एरा प्रत्यय लगा है। अगला देखते हैं हम, आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू शब्द का हमको तत्सम रूप बताना है। तो ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी है चक्षु, ऑप्शन सी है अश्रु और ऑप्शन डी है अश्रु। तो आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसू का तत्सम रूप होगा अश्रु, इसमें छोटी की मात्रा होगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ किस श्रेणी का शब्द है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है देशज और ऑप्शन डी है विदेशी। तो ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो ओठ क्या है? ओठ ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है। तत्सम होता है क्या? तो ये होता है ओष्ठ। ओठ का तत्सम क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जामुन शब्द का तत्सम रूप है। हमको बताना है कि जामुन का तत्सम क्या है। तो ऑप्शन ए है यामुन, ऑप्शन बी है यामुड़, ऑप्शन सी है जम्बू और ऑप्शन डी है जाम्बूण। तो जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो जामुन शब्द का तत्सम रूप होगा जम्बू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, इसमें हमको बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पंख, ऑप्शन बी है पृष्ठ, ऑप्शन सी है लज्जा और ऑप्शन डी है शिला। तो इसमें तद्भव कौन सा होगा? तो इसमें क्या है? पंख क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा हमारा पक्ष। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? तो पक्ष होगा। ठीक है। पृष्ठ क्या है? पृष्ठ ये तत्सम शब्द है। ठीक है। इसका तद्भव क्या है इसका? तो ये है, इसका तद्भव होगा पीठ। ठीक है। लज्जा क्या है? लज्जा भी तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा लाज। ठीक है। आगे देखते हैं हम, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है खटाई, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है ठंड। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें? तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या है इसका? तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो इसमें नाप तोल वाली वस्तु का बोध किससे हो रहा है? कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बनता है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए है श्रीमान, ऑप्शन बी है दानी, ऑप्शन सी है सुंदर और ऑप्शन डी है चमकीला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो क्या है, कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। क्या है ये सुंदर विशेषण क्या है, संज्ञा से नहीं बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित वाक्य में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हमको बताना है कि किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है मैं चला, ऑप्शन बी है वह नहाता है, ऑप्शन सी है लड़का सो रहा है और ऑप्शन डी है लड़की सिल रही है। तो इसमें किसमें सकर्मक क्रिया है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लड़की सिल रही है। इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। बाकी ये तीनों में क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, यहाँ पे भर के नीचे क्या है, रेखांकित है, तो हमको बताना है कि भर क्या है। तो ऑप्शन ए है संबंध सूचक अव्यय, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक अव्यय। तो रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है में भर हमको बताना है कि क्या है। तो ये क्या है, तो ये है संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, क्या है, ये संबंध सूचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है कल्पवृक्ष और ऑप्शन डी है केवड़ा। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, कमल क्या है, अरविंद का पर्यायवाची है। ठीक है, या तो हम ये कहेंगे कि जो कमल का पर्यायवाची है वो अरविंद है, और इसका पर्यायवाची और क्या होता है, तो जलज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है आदि, ये सब कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सौदामिनी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है कौमुदी, ऑप्शन सी है कुमुदनी और ऑप्शन डी है कुमुद कला। तो कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं, तो ये है हमारे कुमुदनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है अपसरण का विलोम है। अपसरण का विलोम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अभिसरण, ऑप्शन बी है अवतरण, ऑप्शन सी है शरण और ऑप्शन डी है उपसरण। तो अपसरण का विलोम क्या होगा, तो अपसरण का विलोम होगा अभिसरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है आलोक, ऑप्शन बी है किरण, ऑप्शन सी है रंगीन और ऑप्शन डी है रंगहीन। तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तो तिमिर शब्द का विलोम होगा हमारा क्या होगा, तो ये आलोक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, आलोक। और तिमिर का क्या होता है, एक प्रकाश भी होता है विलोम। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है नीति का विलोम है। नीति का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है कुनीति, ऑप्शन बी है रणनीति, ऑप्शन सी है सुनीति और ऑप्शन डी है अनीति। तो नीति का विलोम क्या होगा, तो नीति का विलोम होगा हमारा अनीति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कि तैरती चलती है इसलिए नाव डैश डैश को कहते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, इसको हमको भरना है कि कौन सा उचित शब्द यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन ए है तरणी, ऑप्शन बी है तरणी, ऑप्शन सी है तरुणी और ऑप्शन डी है तरुणी। तो तैरती चलती है इसलिए नाव, तो हम यहाँ पे
डैश डैश है तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे तरणी शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे को यहाँ पे आएगा, नाव को तरणी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। यहाँ पे कुछ छूट गया है, क्वेश्चन मिस्टेक, इसको सही करते हैं। तो क्या दिया है कि यहाँ पे स्वयं के नीचे यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं डैश डैश में बड़ा काम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आयोजन, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है प्रयोजन और ऑप्शन डी है आरक्षण। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं डैश डैश में बड़ा काम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आयोजन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में आयोजन बड़ा काम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अप्रमाणित, ऑप्शन बी है अप्रमेय, ऑप्शन सी है अपरिमित और ऑप्शन डी है अनप्रमाणित। तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला है तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए तरण इच्छा, ऑप्शन बी है तितिक्षा, ऑप्शन सी है संत तरण इच्छा और ऑप्शन डी है जलवतरण इच्छा। तो तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो तैरने की इच्छा को तितिक्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है। हमको बताना है कि यहाँ पे रेखांकित है, आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है भ्रम को दूर करना, ऑप्शन बी है किसी बात पर ध्यान न देना, ऑप्शन सी है स्वागत के लिए राह देखना और ऑप्शन डी है अंधकार दूर करना। तो आंखें खोल दी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा हमारा आंखें खोल दी मुहावरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भ्रम दूर करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है शत्रु होना, ऑप्शन बी है नाक में बीमारी, ऑप्शन सी है अकारण प्रिय होना और ऑप्शन डी है दरियादिली होना, ठीक है, दरियादिली होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा कि अधिक प्यारा होना, ठीक है, अधिक प्यारा होना यानी क्या होगा अकारण प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, अगला है एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है एक काज होना, ऑप्शन बी है लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी है एक काम से चार लाभ होना और ऑप्शन डी है एक ही काम से दो लाभ होना। तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, एक ही काम से दो लाभ होना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होगा एक ही काम से दो लाभ होना। अगला देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, को बताना है कि कौन सा सरल वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है लड़का दौड़ता है, ऑप्शन बी है बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ऑप्शन सी है मैंने लड़के को बुलाया और ऑप्शन डी है इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये सरल वाक्य नहीं है, ये कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है
उसे कहते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है सरल वाक्य और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है वो हमको पहचानना है। तो ऑप्शन ए है तुमको, ऑप्शन बी है मुझे, ऑप्शन सी है पढ़ाना और ऑप्शन डी है। तो इसमें कहाँ पे कौन सा अशुद्ध अंश है आपको बताना है। तो क्या होगा यहाँ पे तुमको क्या है अशुद्ध है। यहाँ पे क्या होगा तुमको के स्थान पे, तो तुमको के स्थान पे होगा आपको। ठीक है, तो इसके अनुसार से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम। अगला है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और ऑप्शन डी है संयुक्त वाच्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक है। ठीक है, यहाँ पूरा है से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ पे पूरा रेखांकित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है कर्म कारक और ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें होगा हमारा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा कर्म कारक। ठीक है, कौन सा होगा? तो कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है करण कारक और ऑप्शन डी है संबंध कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे क्या है से का प्रयोग हुआ है और पेड़ से ये पत्ता गिरता है तो कहाँ से हो रहा है? ये पेड़ से अलग हो जा रहा है, तो इसमें अलगाव की स्थिति हो रही है। तो कौन सा कारक होगा? ये अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है विकल्प में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है तेजस्वी, ऑप्शन बी है तपस्विनी, ऑप्शन सी है हंसिनी और ऑप्शन डी है परोपकारिणी। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो इसमें कौन सा पुल्लिंग होगा? तो इसमें होगा हमारा तेजस्वी क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। कौवा में स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा में स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन ए कौवा के अंत में ई लगाते हैं, ऑप्शन बी है कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, ऑप्शन सी है कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं और ऑप्शन डी है कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या करते हैं? तो कौवा के स्त्रीलिंग के लिए निर्धारण के लिए उससे पहले कौवा से पहले क्या है? मादा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए तू आता तो मैं जाता, ऑप्शन बी है मोहन आया सीता गई, ऑप्शन सी है वो आया था और ऑप्शन डी है मैंने आम खाया है। तो हमको बताना है कि किसमें आसन्न भूतकाल है। तो किसमें आसन्न भूतकाल है? तो मैंने आम खाया था क्या है ये? इसमें आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट
भूत में, निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है रीतिवाचक, ऑप्शन बी है कालवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक और ऑप्शन डी है स्थानवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से अशुद्ध है वर्तनी रूप से। तो ऑप्शन ए अनुषंगिक, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक और ऑप्शन डी है दायित्व। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें है अशुद्ध शब्द ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी। ऐतिहासिक नहीं होता है, ये क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ये क्या है? ये शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि हमको अशुद्ध शब्द बताना है। अगला है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी है अवधि, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा और ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं, ठीक है, का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पौसाची बोली से है? ठीक है, हमको बताना है कि आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पौसाची बोली से है। तो ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है पंजाबी और ऑप्शन डी है बंगाली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी बोली का विकास किससे हुआ है? पौसाची अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अगला है एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है शपथ पत्र, ऑप्शन बी है प्रस्ताव, ऑप्शन सी है समायोजन और ऑप्शन डी है विवरण। तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका होगा शपथ पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है एज मेंशन्ड देयरइन का हिंदी अनुवाद होगा। ठीक है, हमको इसका हिंदी अनुवाद बताना है। तो ऑप्शन है कि जैसा कि उसने उल्लेखित किया गया है, जैसा कि उसमें उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन बी है यथोक्त विषय, ऑप्शन सी है जैसा कि बताया जा चुका है और ऑप्शन डी है समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो एज मेंशन्ड देयरइन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ये होगा कि जैसा कि उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है प्रतिनिधि और ऑप्शन सी है प्रतिनिधि और ऑप्शन डी है प्रतिनिधि। तो हमको बताना है कि प्रतिनिधि इसमें से शुद्ध रूप से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो प्रतिनिधि का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है? तो होता है प्रतिनिधि, सब में छोटी की मात्रा होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।